ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने विस्कोसिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, विस्कोसिटी में क्या था, बेसिकली वो रेसिप्रोकल था फ्लूइडिटी की। ठीक है, जैसी चीजें फ्लो करती हैं, जो एक अपोजिंग फोर्स होती है, वो आपके पास विस्कोसिटी है। ठीक है, सारे जो लिक्विड्स हैं उनका फ्लो एक जैसा नहीं होता। लिक्विड फॉर एग्जाम्पल वाटर, उसका फ्लो डिफरेंट है, हनी है उसका फ्लो डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, यानी कि हम एग्जैक्ट वेलोसिटी जो है किसी भी लिक्विड की मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या मेजर करते हैं, रिलेटिव विस्कोसिटी, यानी हम उसकी कंपेयर करते हैं। ठीक है, कोई हमने रेफरेंस लिया होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, उसके अगेंस्ट हम विस्कोसिटी कंपेयर कर रहे होते हैं लिक्विड की। ठीक है, हम लोगों ने जो रेफरेंस सेट किया हुआ है वो है वाटर। ठीक है, हम वाटर की विस्कोसिटी को हम बाकी लिक्विड्स की विस्कोसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज जो हम लोगों ने करना है वो मेथड है कि मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव विस्कोसिटी, कि हम रिलेटिव विस्कोसिटी किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो उसका मेथड आपके पास है ऑसवर्ड विस्कोमीटर। ठीक है, ऑसवर्ड विस्कोमीटर आपको शो करती हूँ। ठीक है, वो इस तरह से। ठीक, अब इसके अंदर हम किस तरह से विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी डायग्राम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि ये आपके पास आपको ऐसे यू ट्यूब है। ठीक है, यू शेप में ये ट्यूब है। ठीक है, ये आपको दो बल्ब शो हो रहे हैं, ए और बी। ठीक है, ये जो बी बल्ब है, बेसिकली आपने जो भी लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, आपने इस बी बल्ब के अंदर उसको लेना है। ठीक है, बी बल्ब में आप लेंगे और फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ से उस लिक्विड को सक करना है। ठीक है, इस वाले एंड से आप इसको जब सक करेंगे तो क्या होगा कि ये लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ फ्लो करता हुआ वो एब में आ जाएगा। ठीक है, जब वो ए बल्ब में आ जाएगा तो आपने टाइम वो नोट करना है कि कितना टाइम उसने लिया है इस बी बल्ब से ए बल्ब में आने के लिए। ठीक है, आप जस्ट वो टाइम नोट कर लोगे, बाकी इसकी फिर आगे कैलकुलेशन है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है। ठीक है, इट इज द यू शेप ग्लास ट्यूब। ठीक है, 2 मार्क्स आपको शो हो रहे होंगे एक्स और वाई इसके ऊपर। ये एक्स और वाई आपको इसके मार्क्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक, इसके 2 बल्ब्स हैं, ए और बी। ए जो है वो हायर है, बी वाला जो है लेवल उसका थोड़ा लो है। ठीक है, आपने जो डेफिनेट वॉल्यूम, आपने जो भी लिक्विड ले रहे हो उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इसमें 10 ml ले रहे हैं, 20 ml ले रहे हैं, वो वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, आपने इसको ए बल्ब में अपना जो लिक्विड जिसका भी आपने विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपने बी तक ए तक उसको सक करना है। ठीक है, आप सक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ फ्लो करता जाएगा। जैसे आप लोगों ने सेकेंड ईयर में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया हुआ, तो हम ब्यूरेट यूज कर रहे होते हैं, पिपेट यूज कर रहे होते हैं, पिपेट के अंदर हम वो सक करते हैं ना, उसी तरह से आपने यहाँ पे भी सक करना है। ठीक है, यहाँ से आप सक करोगे तो ये ऊपर की तरफ फ्लो करता आएगा, ए बल्ब में आ जाएगा। आपने टाइम ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू द कैपिलरी ट्यूब इज नोटेड, ये कैपिलरी ट्यूब थी। ठीक है, आपने यहाँ से इसका टाइम ऑफ फ्लो नोट कर लेना है कि बी से ये ए की तरफ आते हुए टाइम ऑफ फ्लो जस्ट नोट करना है। टाइम ऑफ फ्लो फिर बस आप लोगों ने क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये आपके पास विस्कोसिटी 1 की, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है आपके रेफरेंस कौन सा था, वाटर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको लिटरेचर से मिल जाएगी, प्रैक्टिकल के अंदर गिवन होगी। ठीक है, उसके बाद D1 और D2 क्या है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड। ठीक, D1 की वैल्यू, यानी कि आपने डेंसिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हो, आप लैब में जब जाएंगे तो हम वहाँ पे यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, एक छोटी सी बॉटल होती है, उसके अंदर जस्ट आप जो है अपना लिक्विड, ठीक है, आप डालते हैं तो आपको उसकी वैल्यू, आप उसका वेट करते हैं तो आपके पास डेंसिटी आ जाती है। ठीक है, डेंसिटी आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल में। ठीक है, तो ये आपने D1 उस तरह से जो आपका लिक्विड था उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे जब उसको आप ग्रेविटी बॉटल में डालते हैं। D2 डेंसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड जो कि वाटर था, आपको इसकी वैल्यू लिटरेचर से मिल जाएगी। ठीक है, T1 टाइम 1 हो गया, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और T2 हो जाएगा जो आपका रेफरेंस लिक्विड है। ठीक है, तो इसमें आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, सिर्फ ये आपके पास ये सारी आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने लैब में भी परफॉर्म करना है। ठीक, उसके बाद विस्कोसिटी का हो गया एंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉपिक विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, कभी भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ठीक है, जब भी दो मीडियम्स की बात होती है तो उनमें से लाजमन बात है कि एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर यानी एक लाइट मीडियम होता है, एक हैवी मीडियम होता है। ठीक है,
तो मोस्टली जो रेयर मीडियम है वो आपका एयर होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है। डेंसर मीडियम जो है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, क्योंकि एयर क्या है, गैस। तो मोस्टली रेयर मीडियम आपका मोस्टली, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पर हैं, ठीक है। जब भी लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये रेयर मीडियम था, एयर है, ये डेंसर मीडियम में कोई लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ठीक। और ये डेंसर मीडियम के बाद यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट वापस बाहर अगर निकल रही है, ठीक है, तो हमें क्या लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट इसमें से स्ट्रेट पास कर गई होगी, यानी कि इस तरह से ये लाइट आते और ये ऐसे सीधी जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है जैसे ही मीडियम में चेंज आता है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट किस तरह से होता है कि बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, बेसिकली 90 डिग्री। ये अगर आपका लिक्विड है तो इसका 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, तो क्या होगा, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो रे ऑफ लाइट है ये इसने क्या किया है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। और व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो ये जो लाइट रिफ्रेक्ट हो रही है, ठीक है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ऑल्सो इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन वो फिर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रिमेन्स स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन वो फिर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम ही रहेगा, ठीक है। और द रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अब क्या डेंसर क्या, फॉर एग्जांपल अगर ये लिक्विड से अब ये बाहर एयर में जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो लाइट है ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ, ये ऐसे क्या, अब हमें लग क्या रहा था कि अगर ये लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम में से भी पास ऐसे ही स्ट्रेट करे और यहाँ से ऐसे आपको स्ट्रेट मिलनी चाहिए, ठीक। लेकिन ये लाइट का फिनोमेना है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि जब भी वो अपना मीडियम चेंज करती है रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर में, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करती है, ठीक है। अगर रेयर से डेंसर में आती है तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, और अगर वो डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, उससे अवे मूव करती है, ठीक। यानी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है अगर मीडियम सेम रहे। अगर मीडियम चेंज हुआ तो लाइट भी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसका लॉ है विच इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आप रेशियो ले रहे हो, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ये वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, आपके पास साइन जो है यानी इनको डिवाइड करने से आपके पास हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, ठीक है। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है, वेलोसिटी इन द एयर, ठीक है, यानी कि मीडियम ऑफ एंगल इंसिडेंस, ठीक। और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, वेलोसिटी इन द लिक्विड, जो वो रे ऑफ लाइट है जब भी कोई चीज मूव करती है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो वेलोसिटी इन द लिक्विड वो आपके पास हो जाएगा मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। उसके बाद उन्होंने आपको कहा है कि एक्चुअली द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रीजन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडिया इज डिफरेंट, एयर के अंदर वेलोसिटी लाइट की स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, ठीक है, और जो लिक्विड है जो डेंसर मीडियम उसके अंदर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू n2 ओवर n1। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या है
कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90, इज इक्वल टू 90 क्या हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल 90 क्या है, ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 हो जाए, उस टाइम के ऊपर आपके पास आर अप्रोचेस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो उसकी वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90, देन वी कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सा है, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक टॉपिक है. ठीक है, कि एट दिस टाइम कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था 90, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, RC से. ठीक है, यानी कि ये पता चले ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था आपके पास 90, यानी साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो वो जो स्नेल्स लॉ था ना, साइन आई इज इक्वल टू sin RC, तो वो क्या हो जाएगा 1/SA N2. ठीक है, तो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी कि साइन यानी कि क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेशियो ऑफ N1/N2 के. ठीक है, और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप इनमें से कर सकते हैं. तो ये नीचे जस्ट इक्वेशंस को रीअरेंज किया हुआ है. ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया. अब उसके बाद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस तरह से लैब के अंदर जो है कैलकुलेट करते हैं, तो उसके 2 मेथड्स हैं. ठीक है, हम इनमें से एक मेथड करेंगे क्योंकि हमारे जो लैब के अंदर प्रैक्टिकल भी हम परफॉर्म करेंगे. ठीक है, व्हिच इज एबिस रिफ्रैक्टोमीटर. अच्छा जी, अब इस रिफ्रैक्टोमीटर के अंदर किस तरह से मैं आपको इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ कि ये रिफ्रैक्टोमीटर में बेसिकली हम 2 प्रिज्म यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, ये आपको एक सेंटर में सर्कल और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा. ठीक है, तो ये एक प्रिज्म है. ठीक है, इसको हम कहेंगे लोअर प्रिज्म, और ये इसके ऊपर एक ऊपर प्रिज्म है, दिस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अपर प्रिज्म. ठीक है, 2 प्रिज्म्स हो गए. ठीक है, ये प्रिज्म बॉक्स है कि जिसके अंदर प्रिज्म थे, एक लोअर प्रिज्म हो गया, एक अपर प्रिज्म हो गया. ठीक है, ये आगे आपको टेलीस्कोप है. ठीक है, जहां से हम ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा होगा उसको स्टडी कर रहे होंगे. यहाँ से बेसिकली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. सोर्स ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ मिरर से ये रिफ्लेक्ट होके ये आपकी बेसिकली जो लाइट है वो पास करेगी लोअर प्रिज्म से. ठीक है, अच्छा, अपर और लोअर प्रिज्म के दरमियान में आपको ये थोड़ा सा ब्लैकिश एरिया नजर आ रहा है. यहाँ पे बेसिकली वो लिक्विड है जिसका आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं. ठीक है, अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्रिज्म, इन 2 प्रिज्म्स के दरमियान में वो आपका जो है वो लिक्विड है. ठीक है, लाइट इज अलाउड टू एंटर ऑन द लोअर साइड ऑफ द लोअर प्रिज्म. ठीक है, तो लाइट क्या होगी, यहाँ से बेंड होके यहाँ से लोअर प्रिज्म के यहाँ से मूव करेगी. ठीक है, अब लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो उन्होंने कहा है कि हमने सोडियम डी लाइन कैन ऑल्सो बी यूज. ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो. उसके बाद क्या है, द सर्फेस ऑफ द लोअर प्रिज्म एक्टिंग एज हाइपोटेन्यूस. आपको पता होगा जब भी हम रेक्टेंगल, जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो जो लोअर प्रिज्म की जो बेस है, ठीक है, लोअर सरफेस है, उसको हम कहेंगे कि ये हाइपोटेन्यूस के तौर पे एक्ट कर रहा है. ठीक है, उससे क्या होगा, फॉर दिस रीजन द लाइट एंटर्स, ये जो लाइट एंटर कर रही है लिक्विड में एट ऑल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी, आपको 1 भी मिलेगी, आपको 90 भी मिलेगी. ठीक है, सारी वैल्यूज मिलती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की. ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से आप इसको जो है करेंगे. अच्छा जी, फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्चुअली नो रे ऑफ लाइट कैन एंटर द अपर प्रिज्म. अब लोअर प्रिज्म की से तो हर लाइट हर एंगल के ऊपर एंटर कर रही है, लेकिन अपर प्रिज्म के अंदर कोई नो रे ऑफ लाइट कैन एंटर द अपर प्रिज्म विद ग्रेटर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट देन ग्रेजिंग इंसिडेंस. ग्रेजिंग इंसिडेंस पहले बता देती हूँ कि व्हाट इज एंगल ऑफ ग्रेजिंग. तो एंगल ऑफ ग्रेजिंग इंसिडेंस मीन्स विच इज लेस देन 90, यानी कि आपके पास जितने भी अपर प्रिज्म के ऊपर जाएंगे, क्योंकि लोअर प्रिज्म से अपर प्रिज्म में जाएंगे वो बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कोई भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन 90 नहीं होगा. ठीक है, इन दिस वे जब आप व्यू करते हैं टेलीस्कोप से, ठीक है, तो आप टेलीस्कोप से जब यहाँ पे ये बेसिकली टेलीस्कोप से ये आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन है. ठीक है, तो आपको एक ब्राइट बैंड नजर आ रहा होगा, एक डार्क बैंड नजर आ रहा होगा. ठीक है, ऐसे
लेकिन फिर आपने क्या करना है, इस प्रिज्म बॉक्स को इस तरह से रोटेट करना है, एडजस्ट करना है कि जो आपको सेंटर में क्रॉस नजर आ रहा है ना, तो क्रॉस की एक साइड के ऊपर आपको ब्राइट नजर आए, ठीक है, जैसा ये क्रॉस है तो एक साइड पे आपको ब्राइट नजर आए और एक साइड पे डार्क नजर आए। अभी तो देखिए क्रॉस यहाँ पे ब्राइट और डार्क बैंड आपको अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने प्रिज्म को इस तरह से एडजस्ट करना है कि क्रॉस की एक साइड के ऊपर आपको ब्राइट बैंड नजर आए और एक पे डार्क नजर आए। उस टाइम के ऊपर आपने इस टेलीस्कोप से वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट, वो आप देख सकते हो। उस टाइम जो आपको वैल्यू नजर आएगी तो वो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये फुल फ्लेज रिफ्रैक्टोमीटर हम लोगों ने इसको नहीं करना, जस्ट एक आप इसका मेथड करेंगे जो कि हमने लैब में यूज भी करना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारा आगे वाले टॉपिक्स हमने नहीं करने, देन वी विल मूव टूवर्ड्स डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट पे आ जाते हैं। आप लोगों ने पहले भी ये वर्ड सुना होगा, थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। डायपोल नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, डाई मीन टू पोल्स। ठीक है, जब भी केमिस्ट्री के अंदर जब भी केमिकल बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड बने या कोवलेंट बॉन्ड बने, ठीक है, तो दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब भी बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के लिए लाजमन मिनिमम 2 एटम्स एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर H2 गैस है ना, तो उसके अंदर भी 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे। ठीक है, लाजमी नहीं कि वो सेम हो या डिफरेंट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम जब भी कभी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, तो मिनिमम 2 एटम्स, मिनिमम 2 एलिमेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब भी वो अपनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड में है, ठीक है, या आयनिक बॉन्ड टोटली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला काम हो रहा है, ठीक है, जब भी बॉन्डिंग हो रही है तो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे आयनिक बॉन्ड है, जैसे आप लोग पढ़ते हो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के ऊपर क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन क्या करता है, स्टेप करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज, यानी पोल्स बन गए ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डायपोल हो गया। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है तब भी म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वैल्यू की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर पोल्स आ जाते हैं। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ठीक, तो वहां पे क्या हो गया, ये डायपोल है। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट इज द प्रॉपर्टी व्हिच इज एसोसिएटेड विद सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है कि डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि डायपोल्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स या म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, ये लॉस और गेन हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। वो पॉजिटिव नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और चार्ज को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाते हैं डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और E क्या है, चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द पोल्स। ठीक है, तो ये आपके पास डायपोल मूवमेंट है। डायपोल मूवमेंट जस्ट प्रोडक्ट है डिस्टेंस और चार्जेस के दरमियान में। डायपोल मूवमेंट होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ, कुछ क्वांटिटीज होती हैं स्केलर, कुछ क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन हो। ठीक है, जो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं वो स्केलर क्वांटिटी। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है डायपोल मूवमेंट की, ये पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला एंड जो है एलिमेंट एटम, ठीक है, से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से हम उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो टेल है वो पॉजिटिव एंड की तरफ होती है, जो हेड है, ठीक है, वो नेगेटिव एंड की तरफ होता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन है, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और जिसकी मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट इज इंडिकेटेड बाय द लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो जो है इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू बताता है डायपोल मूवमेंट की। ठीक है, अच्छा जी, अब डायपोल मूवमेंट can help us to have the quantitative measurement to the extent to which a molecule is polar। हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू बताती है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर। ठीक है, अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी तो इट्स मीन कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। अगर उसकी कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 0.5 है, 0.2, कुछ भी वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है। अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि नॉन पोलर है। ठीक है, ये हमें वैल्यूज बताते हैं। तो उसके बाद है यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट। तो जस्ट आपने क्या, डायपोल मोमेंट क्या था, डिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल यानी कि फर्जी, इमेजिनरी है। ठीक है, कि ए और बी मॉलिक्यूल्स थे, इनके ऊपर आपको चार्जेस नजर आ रहे हैं।
ठीक है, ये 100% आयनिक है। 100% आयनिक का मतलब क्या है, क्योंकि टोटल लॉस और गेन की वजह, इस वजह से एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अगर कोवलेंट बॉन्ड होता है तब हम क्या यूज करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अब डायपोल मोमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस। हम कहते हैं इन दो इलेक्ट्रॉन, दो जो एटम्स हैं, जो डायपोल्स हमारे बने हैं, पोल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, हम सपोज कर रहे हैं कि वो 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम, जैसे हम एसआई यूनिट सिस्टम होता है, तो सीजीएस क्या है, एक पुराना ओल्ड सिस्टम है। ठीक है, अच्छा जी, और जो चार्ज बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इसका मतलब पॉजिटिव वन का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका नेगेटिव का मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो बेसिकली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हम कहते हैं 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। ठीक है, जस्ट वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इसकी डायपोल मोमेंट क्या आ गई, 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻18। ठीक है, तो -18, तो इसको कहते हैं हम 1 डिबाई। बेसिकली जो डायपोल मोमेंट का अपना यूनिट है तो वो है डिबाई। ठीक है, अच्छा जी, ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया है सीजीएस सिस्टम में, लेकिन अब हम यूज क्या करते हैं, एसआई सिस्टम। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में हम डिस्टेंस के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एसआई यूनिट्स में हम यूज करते हैं चार्ज के लिए कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट, अगेन आपने डिस्टेंस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डायपोल मोमेंट। ये अब एसआई यूनिट है। ठीक है, तो ये क्या है, एमसी का मतलब ये है मीटर और ये कूलम। अब वैल्यू क्या आ गई, 16.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30। ठीक है, अब डिबाई में अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.338 मल्टीप्लाई 10⁻30 एमसी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ यूनिट्स की कन्वर्जन की हुई है, तो ये आपने यूनिट्स याद रखने हैं डायपोल मोमेंट। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट, कि जो डायपोल मोमेंट हम मेजर करें इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी आपके पास, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ी थी कि लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके पास कुछ एडिटिव हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव हैं, एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। अब कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी, वो प्रॉपर्टीज विच एंटायरली डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट भी क्या है, बेसिकली अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, आप देखोगे कि अरेंजमेंट की वजह से कभी डायपोल मोमेंट है फॉर, ठीक है, और जब उन्हीं एटम्स की अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं तो उनकी डायपोल मोमेंट जीरो या कम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि डायपोल मोमेंट से हम कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव पोलैरिटीज। ठीक है, हम डायपोल मोमेंट की वैल्यू से देख सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है ये पोलर है या नॉन पोलर। ठीक है, तो यहाँ पे द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आता है कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, अगर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपने जो फॉर एग्जांपल जैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोजन की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू है और क्लोरीन की, आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है वो उसको हम कहते हैं वो पार्शियल नेगेटिव है, जिसकी वैल्यू कम होती है तो हम उसको कहते हैं वो पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा जी, वो कहते हैं जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है उतना वो बेसिकली क्या है, उतना पोलर होगा, यानी उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, अब वो कहते हैं अगर आप HCl से H आए, बेसिकली हाइड्रोजन तो रहा सेम, क्लोरीन से आयोडीन, ये क्या है, हेलोजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन से जब आयोडीन तक आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, इन अ ग्रुप, ये सेम ग्रुप्स के हैं, 7 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो पोलैरिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज। ठीक है, बिकॉज ये पोलैरिटी, इनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो रही है, रीजन क्या है, क्योंकि पोलैरिटी कम होती जा रही है। इनके 7A सीरीज में सबसे ज्यादा पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वैल्यू है वो फ्लोरीन की है। फ्लोरीन से आयोडीन तक जब आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो वैल्यू हो रही है डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, वो कहते हैं कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा बहुत आयनिक करेक्टर होता है। ठीक है, तो अब आयनिक करेक्टर कितना है किसी भी बॉन्ड के अंदर, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बेशक बन रहा है तो उसके अंदर कितने परसेंट आयनिक बॉन्ड है। ठीक है,
अब ये जो नीचे वाली वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है ना, डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक करेक्टर, ठीक है, ये किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जर्व है, इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास आ जाता है आयनिक करेक्टर, ठीक। उसके बाद है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, मैं आपको ये ऐसे ट्राइटोमिक, ट्राइटोमिक मतलब कि कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम्स है, ठीक है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, CS2 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी डायपोल मोमेंट क्या है, 0, ठीक। जबकि इनके दरमियान में पोलैरिटी है, यानी कि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जितना ये जो है इधर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इधर भी उतना ही है, ठीक है। तो ये देखो आप, अगर कार्बन ऑक्सीजन की सिर्फ डायपोल मोमेंट देखते तो ऑब्वियसली कोई वैल्यू, लेकिन ओवरऑल जब आप मॉलिक्यूल की देख रहे हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ये इस तरफ में एरो है, ये इधर, तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हुए तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल की क्या होगी, ये 0। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे, ठीक है। यहाँ पे भी ये लीनियर होने की वजह से कि इनका स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन में, इस वजह से डायपोल मोमेंट क्या हो रही है, 0। जितना इधर को वैल्यू है इतनी ही इधर को, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहा है, ठीक है। ये थे ट्राइटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आपके पास कोई ट्राइटोमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, ठीक है, नॉन लीनियर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल अभी भी 3 है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है बेंड, इसकी अब डायपोल मोमेंट की वैल्यू है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी, ये भी इधर वैल्यू जा रही है, ये भी इधर, ओवरऑल डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, ऐसे अपवर्ड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, नेट वैल्यू 1.85 है, ठीक। यहाँ पे आपके पास H2S, ठीक है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इसकी डायपोल मोमेंट है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी भी है। तो ये लीनियर नहीं थे, अरेंजमेंट इनकी वी शेप थी, बेंड स्ट्रक्चर थे, तो इनकी डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट अभी हमने पढ़ा कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अब ये टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक क्या होते हैं, जिसमें 4 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, अब इसकी अरेंजमेंट इस तरह की है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसकी डायपोल मोमेंट ओवरऑल क्या हो रही है, 0, ठीक है। लेकिन अब यही अमोनिया है, ये भी टेट्राएटॉमिक ही है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट कैसी है कि सारी अपवर्ड दे रहे हैं, ठीक है, डायपोल मोमेंट, तो ओवरऑल अपवर्ड है और कोई एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा, इस वजह से क्या है 1.47 डिबाई, ठीक है। अब जैसे ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है PCl3, तो यहाँ पे भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसलिए तो अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उन्हें एग्जांपल दिया पेंटाएटॉमिक की, पेंटाएटॉमिक, पेंटा मीन 5, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 5 एटम्स हैं, तो 1 2 3 4 और ये सेंटर में 5, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेट्राहेड्रल, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, तो ये होगी 0। ये पेंटाएटॉमिक, ठीक है, लेकिन ये भी पेंटाएटॉमिक है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, ये है, अब यहाँ पे इसमें क्या था, कार्बन सेंटर में और 4 हाइड्रोजन साइड्स पे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने, ठीक है। अब इनकी अरेंजमेंट हो गई थोड़ी डिफरेंट, ठीक। आप यहाँ पे एरोज देखो, अगर ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड था, ये इधर को है, तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, लेकिन अब क्या हो गए हैं, ये वाला एक अपवर्ड चला गया है, ठीक है, ये भी अपवर्ड और ये भी अपवर्ड, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे अब नेट डायपोल मोमेंट है विच इज 1.78 डिबाई, ठीक है। उसके बाद डायपोल मोमेंट हमें हेल्प करता है कंपैरिजन ऑफ सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, जब भी कभी डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपके पास सिस और ट्रांस आइस, सिस में क्या होता है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर ये क्लोरीन क्लोरीन अगर सेम साइड पे लगे हैं तो ये सिस है, अगर ये डिफरेंट साइड्स पे लगे हैं तो ये क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज क्या हो रही है, यहाँ पे भी नेट इनकी जो वैल्यू, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इधर क्या अट्रैक्ट कर रहा है, इधर ये कैंसिल नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में, ये बिल्कुल उसी के ऑपोजिट यहाँ पे, तो ये आपके पास ट्रांस, ट्रांस की वैल्यू क्या आएगी, 0, लेकिन जो आपके पास सिस है उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके बाद है कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स में, तो आपने उन्होंने ऑर्थो, मेटा, पैरा पढ़े हुए होंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर्स में, कि बेंजीन के ऊपर अगर 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर कोई भी सब्सटेंट आके अटैच हो जाए तो उसको कहते हैं हम ऑर्थो, फर्स्ट और थर्ड पे अटैच हो जाए तो हम कहते हैं मेटा, और 1 और 4 पे अटैच हो जाए तो पैरा, ठीक है। तो अब देख लें, अगर 1 और 2 के ऊपर ही क्लोरीन अटैच थे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करे, डायपोल मूवमेंट है।
1 और 3 एक दूसरे के थोड़ा सा ये ऑपोजिट होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पूरा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई 1.72। अब पैरा में क्या हो गया, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट, अगर ये अपवर्ड है तो ये एग्जैक्टली डाउनवर्ड है, तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो गई है, 0। तो इस तरह से हम लोग ये हेल्प करती है डायपोल मोमेंट हमें स्ट्रक्चर को बताने में कि ये ऑर्थो था, मेटा था या पैरा था। ठीक है, यहाँ पे अब आपका डायपोल मोमेंट, हमने लिक्विड्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। ठीक है, कौन कौन सी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायपोल मोमेंट। ठीक है, बस आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं और